माह प्रारंभ होने से फागुन तक बाल गोविंद भगत की प्रभातियां प्रारंभ हो जाती। वे प्रातः काल 2 मील दूर जाकर नदी स्नान करते और खंजरी बजाकर गाने लगते। घोर सर्दी में भी भोर के समय लेखक ने उन्हें गाते बजाते और नाचते देखा। कपकपाती सर्दी में भी उनके माथे पर पसीना झलकने लगता। गर्मियों की शाम को उनके घर उनके प्रेमी भी आ जुटते थे। खंजरियों और करतालों के बीच प्रेमी मंडली उनके पीछे पीछे गीतों को दोहराती थी। धीरे धीरे भगत जी नाचने लगते थे। उनके साथी भी नाचने लगते। आंगन में संगीत और नृत्य छा जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तब दृष्टिगोचर हुआ जब उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई। उनका बेटा सुस्त और बोदा सा था, इसलिए भगत जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। एक दिन वह चल बसा। लोग उनके घर पहुंचे। लेखक ने देखा कि भगत जी का बेटा सफेद कपड़े में ढका हुआ था। भगत जी ने वहां कुछ फूल बिखरा रखे थे और तुलसी दल सिरहाने रख दिया था। सामने जमीन पर आसन लगाए हुए वो तल्लीनता से गीत गा रहे थे। पतहू का रो रो कर बुरा हाल था। स्त्रियां उसे संभाल रही थी। भगत जी कह रहे थे, यह तो आनंद की बात है। आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। लोग उनका यह रूप देखकर दंग रह गए। भगत जी ने क्रियाकर्म की रस्में नहीं निभाई। बेटे को आग भी पतोहू से दिलवाई। श्राद्ध होते होते उन्होंने पतोहू के भाइयों को बुलाकर कहा, यह अभी जवान है, इसकी शादी कहीं और कर देना। पतोहू रो रो कर कहने लगी कि वह नहीं जाएगी, उन्हीं के पास रहकर उनकी सेवा करेगी। परंतु भगत जी ने अटल भाव से कह दिया कि अगर वह नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। उनकी इस दलील के आगे पतोहू की नहीं चली। वह अपने भाइयों के साथ चली गई। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी संगीत साधना करते करते हुई। वे प्रत्येक वर्ष 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाया करते थे। वे पैदल ही खंजड़ी पर गाते गाते जाया करते थे। वे घर से खाकर चलते थे और वापस घर आकर ही कुछ खाते थे। यात्रा में 4-5 दिन लगते थे। इस बार जब वे लौटे तो तबीयत सुस्त थी। लोगों ने उन्हें नहाने धोने से मना किया और आराम करने को कहा। उन्होंने हंसकर टाल दिया, परंतु नित्य का नियम धर्म नहीं छोड़ा। उस संध्या को भी उन्होंने खूब गाया, किंतु लगा तागा टूट गया है और मोती बिखर गए हैं। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना तो देखा बाल गोविंद भगत नहीं रहे, केवल उनका पंजर पड़ा है। राम वृक्ष बेनीपुरी। हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार श्री राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। बचपन में ही माता पिता के स्वर्गवास हो जाने के कारण उनका आरंभिक जीवन अभावों और संघर्षों का पर्याय रहा। अनेक कठिनाइयों के साथ उन्होंने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। सन 1920 में महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहने के कारण अनेक बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने आजीविका के लिए पत्रकारिता और साहित्य लेखन को अपनाया। सन 1968 में उनका देहावसान हो गया।